हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ अकेडमी में। देखिए, मैं आज आपको कराने वाला हूँ शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना की समरी। मतलब कि ये 3 चैप्टर हैं, शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना। इन सब की एक समरी कराऊंगा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उस पर भी विचार करेंगे। ठीक है, ये समरी पूरे पाठ का निष्कर्ष निकला हुआ है। जो इस वीडियो को भी देख लेगा वो इन चैप्टर शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना इन सबको कवर कर लेगा। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको दिन प्रतिदिन रोज सूचनाएं मिलती रहें, नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है हमारा स्वरयुक्त व्यंजन क्या है। स्वरयुक्त व्यंजन जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अक्षर। स्वरयुक्त व्यंजन को हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, पहला हमारा ये है स्वरयुक्त व्यंजन मतलब अक्षर। मैंने आपको बताया था कि जब कोई व्यंजन होता है, जैसे हमारा क्या एक व्यंजन है, तो ये हमारा एक अधूरा व्यंजन होता है। मतलब ये हमारा हलंत लगा होता है, ये एक अधूरा व्यंजन होता है। इसमें जब हम अ या कोई भी स्वर लगा देते हैं, कोई भी स्वर लगा देते हैं, तो ये हमारा का पूरा एक अक्षर बन जाता है। तो हमारा ये क्या है, हमारा व्यंजन है और ये दोनों मिल जा गया तो हमारा अक्षर कहलाएगा। ठीक है ना, ये हमारा व्यंजन है, ये स्वर है, और स्वर और व्यंजन को मिला दिया जाए तो हम क्या कहेंगे, उसे अक्षर कहेंगे। ठीक है, तो हमारा समझ में आ गया, स्वरयुक्त व्यंजन हमारा अक्षर होता है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। मतलब जिसका अर्थ निकलता हो और साथ ही वो वर्णों का समूह हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा शब्द कहलाता है। तो ठीक है, दूसरी हमारी परिभाषा क्या है? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था वैसे कि शब्द के 8 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं हम दोबारा रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे। देखिए, मैं बताता हूँ कौन कौन से हमारे 8 शब्द के भेद। देखिए, जो हम इंग्लिश में बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, हम इंग्लिश में बात करते हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच, वो हमारे क्या होते हैं? जो हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब जो हमारे होते हैं ना, वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और शब्द के वही हमारे 8 भेद होते हैं। जैसे हमारे होते हैं 4 विकारी होते हैं और 4 हमारे अविकारी होते हैं। तो हम 8 भेद हमारे कौन कौन से हुए? हमारा पहला हुआ संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक है, अगला हुआ हमारा विशेषण, विशेषण, विशेषण। अगला है हमारा क्रिया, क्रिया। ठीक है, ये हमारे चारों क्या हैं? विकारी। ये तो हमारे हैं चारों, ये हमारे विकारी। और अविकारी कौन कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक, एक होता है हमारा समुच्चय बोधक, दूसरा होता है हमारा क्रिया विशेषण, तीसरा होता है हमारा संबंध बोधक, और चौथा होता है हमारा विस्मयदि बोधक। ठीक है, हमारे 5 होते हैं, 8 के 8 टोटल हो गए। कैसे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय, विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये हमारे 8 के 8 क्या हमारे 8 शब्द के भेद हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किताब घर कैसा शब्द है? किताब घर कैसा शब्द है? मतलब कि ये संकर है या मतलब कि यौगिक है, ये किस प्रकार का शब्द है? देखिए, जब जब 2 शब्द मिलते हैं, किताब, देखिए इसमें 2 वर्ड मिले हुए हैं, किताब और ताब, धन, घर, ये हमारे 2 शब्द मिले हुए हैं। जब 2 भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर एक अलग शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द वे होते हैं जब 2 भाषाओं के साथ आपस में मिल जाते हैं। तो देखिए, जो किताब है हमारी वो अलग भाषा का है और घर जो है हमारा अलग भाषा का है। ठीक है, ये हमारा किताब, धन, घर, ये अलग भाषा का है। हिंदी, एक तो इसमें घर जो है हमारा हिंदी का है और किताब जो है वो हमारी हिंदी भाषा का नहीं है। और जब किताब और घर मिल गया तो ये हमारा संकर शब्द बन गया। ठीक है, तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जब 2 भाषाओं के शब्द आपस में मिल जाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा है एक तहसीलदार। तहसीलदार जो है हमारा कौन शब्द का है? कौन सा शब्द है ये? संकर। ये भी तहसीलदार हमारा संकर शब्द है। तहसीलदार, एक तो तहसील हमारा अलग भाषा का है और दार जो है हमारा अलग भाषा का है। ये अरबी फारसी का है, अरबी और फारसी शब्द मिले हुए हैं, तहसील, धन,
दार। ठीक है, तो ये अरबी और फारसी मिली हुई है। ठीक है, अगला है खन खन शब्द कैसा है। देखिए, एक मैंने शब्द का प्रयोग किया था कि जब ध्वनि से एक शब्द का निर्माण हो, मतलब कि जैसे खन खन, छन छन, सनन सनन, ये सब जो होते हैं जिसमें ध्वनि की आवाज़ को एक शब्द बनाया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द। तो खन खन जो है हमारा ध्वन्यात्मक है, जब लड़कियां चलती हैं भागती हैं तो खन 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 की आवाज़ आती है पायलों की, वही जो हमारा ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। खन खन की आवाज़ आती है ना, इसी तरह जब हम बाइक चलाते हैं साई साई की आवाज़ आती है। ठीक है, ट्रेन चलती है तो छुक 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 ऐसी आवाज़ आती है। ठीक है, और बहुत सारी आवाज़ आती हैं उल्टी सीधी, तो वो भी हमारी क्या है, ध्वन्यात्मक। बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, समझ गए हो गया आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो हमारा क्या है, ध्वन्यात्मक। ठीक है, अगला शब्द है हमारा रिक्शा, संबंधित है जापानी भाषा से। ठीक है, रिक्शा संबंधित हमारा जापानी भाषा से, और बेगम, दरोगा, चाकू संबंधित हमारा तुर्की भाषा से। एक चीज़ याद रखना हमेशा, जो हमारा रिक्शा शब्द है वो हमारा क्या है, जापान का शब्द है। रिक्शा हमारे जापान का शब्द है, और बेगम, दरोगा और चाकू ये जो हमारे हैं तुर्की भाषा के हैं। ये हमारे जो हैं तुर्की भाषा के हैं। वैसे तो आजकल पूरी हिंदी भाषा में इसका बहुत उपयोग चल रहा है, क्योंकि कोई भी दरोगा, बेगम तो खैर फिर भी पता चल जाता है, क्योंकि मुस्लिम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं शब्द का। लेकिन दरोगा, चाकू का तो लगभग सभी, ये सभी हमारे तुर्की भाषा के हैं। बेगम, दरोगा और चाकू हमारे तुर्की भाषा से हैं। चाकू हमेशा हम बोल तो देते हैं, चाकू हमारा हिंदी का है, लगता है हमारा हिंदी ऐसा ही है, क्योंकि इसका प्रचलन इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसे हम हिंदी का ही शब्द समझने लगे हैं। लेकिन ये हमारा जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम सोचते हैं वो हिंदी है, लेकिन हम हिंदी बोलते नहीं, बल्कि किसी और देश की भाषा बोलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति पूरा शुद्ध हिंदी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द ही इतने खो चुके हैं, अब तक सारे हिंदी के शब्द खो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने उसका इस्तेमाल बंद कर दिया है, प्रयोग बंद कर दिया है। देखिए, इस्तेमाल मैंने वर्ड बोला, ये भी हमारे हिंदी का नहीं है। हमारा उपयोग ये हमारा हिंदी का है, लेकिन इस्तेमाल किसी दूसरे का होगा, तुर्की, फारसी या अरबी। ठीक है, तो ये जो चाकू है इसी तरह हमारा तुर्की भाषा से है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो तुर्की भाषा है, या अरबी से, या फारसी से, या अंग्रेजी से। ठीक है, जैसे देखिए रेल भी हमारा हिंदी का वर्ड नहीं है, लेकिन हमको क्या लगता है, रेलगाड़ी बोलते हैं तो हमारा हिंदी का वर्ड हो गया। लेकिन हमारा रेलगाड़ी तो अब हिंदी बना दिया है वैसे मिक्स करके। क्यों? क्योंकि ये वैसे तो ये संकर है, रेलगाड़ी हमारा संकर है। ठीक है, तो रेल इंग्लिश का शब्द है, और गाड़ी जो है हमारा हिंदी का शब्द हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह तो रेलगाड़ी में हमारा संकर शब्द है। ठीक है, समझ गए ना। चाकू हमारा तुर्की शब्द है। अगला है हमारा हिमालय कैसा शब्द है। हिमालय कैसा शब्द है, तो हिमालय जो हमारा यौगिक शब्द है। और मैंने क्या बताया था यौगिक शब्द क्या होते हैं। देखिए, ये जुड़ा हुआ है हिम धन आल्य मतलब एक स्थान। आल्य का मतलब होता है, अर्थ होता है स्थान। वो स्थान जहाँ हिम रखा होता है, जहाँ हिम भरा हुआ है, उसे हम यार हिम से परिपूर्ण है। तो वो स्थान जब हम हिम से परिपूर्ण है तो हमारा क्या होगा, हिमालय। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हिमालय। तो हिमालय जो शब्द हमारा यौगिक शब्द है, और यौगिक शब्द की परिभाषा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक शब्द का योग बनकर एक शब्द का निर्माण हो, उन्हें क्या कहेंगे, हम यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ विचलित होने वाला एक शब्द कैसा हो गया। देखिए, लोग, बच्चे, मतलब कि स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो यौगिक और संकर में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, जो हमारा यौगिक है वो भी दो शब्द से मिलकर बनता है, और हमारा संकर है वो भी दो शब्द से मिलकर बनता है। तो बच्चे सोचते हैं ऐसे कैसे पहचाने। तो देखिए, संकर मैंने क्या बताया कि जब दो भाषा के अलग अलग शब्द जुड़ते हैं, जब दो भाषा के या दो अलग अलग भाषा के शब्द जुड़ते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, संकर। लेकिन जब एक ही भाषा के दो शब्द जुड़ेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, यौगिक। जैसे हिम धन आल्य, तो आल्य भी हमारा हिंदी का है, और हिम भी हमारा अपने हिंदी का है। तो हिम धन आल्य क्या हो गया, हमारा हिमालय, और वो हमारा क्या कहलाया, यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द। अब देखिए, एक और शब्द है, आगे आते हैं हम, पीताम्बर, पंचानन व रावण कैसा शब्द है। ये कैसा शब्द है, ये समास रूढ़ शब्द है। समास रूढ़ शब्द क्या होते हैं, देखिए, समास का अर्थ क्या होता है। देखिए, समास का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा संक्षेपीकरण, मतलब किसी के बारे में बताना। देखिए, हमारा जो पीताम्बर है मतलब जिसका पीला है अंबर, तो हमारा पीला है अंबर, वो किसे कहते हैं हम, वो किसी अलग
व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाए उसे हम क्या कहेंगे, समास रूढ़। जैसे पंचानन जिसके 5 मुख हो, ठीक है, रावण रावण, ठीक है। इसी तरह देखिए दशानन जो होता है हमारा, दशानन दशानन हम रावण के लिए इस्तेमाल करते हैं, रावण के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा क्या है, समास रूढ़, ठीक है। देखिए पीता है अंबर, मतलब पीला है अंबर, जिसका पीताम्बर से कहते हैं, मतलब पीताम्बर जो पीले वस्त्र धारण करता है, ठीक है, वो जो भी पीले वस्त्र धारण करता है, जैसे हमारा भगवा रंग भी होता है हिंदू धर्म में उसे भगवा रंग कहते हैं। जब हम अगर देखिए जैसे भगवा धारक कहेंगे तो हम हिंदू को प्रेजेंट करेंगे। इसी तरह पंचानन की बात करेंगे, पंचानन मतलब जिसका 5 मुख हो, 5 मुख वाला मतलब शिव, अर्थात शिव, पंचानन हम शिव को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह रावण है हमारा दशानन, ठीक है। और एक हमने जैसे मतलब मान लिया लंबोदर, लंबोदर, ठीक है, लंबोदर, ये भी हमारा क्या है, समास रूढ़ शब्द है, लंबोदर, लंबोदर, ठीक है, ये हमारा समास रूढ़ शब्द है। मतलब कि ऐसा शब्द का प्रयोग जो किसी अलग ही व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समास रूढ़ शब्द, ठीक है। अगली पर आते हैं हम, अत्यंत निर्वाह में क्रम से कौन सा उपसर्ग निहित है, कौन सा उपसर्ग निहित है। तो मैंने बताया था कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द से प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। मान लो शुरू में यहाँ जुड़ गए और एक नए शब्द का निर्माण कर लिया, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्या हम कहेंगे उसे उपसर्ग कहेंगे, इसे हम उपसर्ग कहेंगे, और नया शब्द जो बनेगा उसे हम नया शब्द कहेंगे, मतलब कि, ठीक है। अब पूछ रहा है अत्यंत में, अत्यंत में उपसर्ग कौन सा है और निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए अत्यंत कैसे जुड़ता है, अति, अति धन अंत, ठीक है, अति धन अंत, तो अत्यंत हमारा हो जाता है, ठीक है। ई और यह मिलता, ई और ए मिलता है तो ई का यह होता है, यह हम संधि में पढ़ेंगे, यण संधि में, ठीक है। ई का यह हो जाता है तो अतियंत, ठीक है। तो अति जो हमारा हमारा यण संधि, वैसे यण संधि से है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, उपसर्ग, ठीक है। अति हमारा उपसर्ग है। इसी तरह निर्वाह में हमारा निर जो है वो हमारा उपसर्ग है, ठीक है। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए दोस्तों में, ठीक है। अगला शब्द है हमारा अध्यक्ष। अध्यक्ष 29 में, अध्यक्ष और 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है। देखिए अध्यक्ष को मैंने बताया था अधि धन अक्ष, अधि धन अक्ष, तो इसमें भी हमारा यण संधि है, अधि, अधि और धन अक्ष, तो जिसका अक्ष अधिक हो मतलब कि सर्वोत्तम हो या उच्च हो, ठीक है, अध्यक्ष। तो ई और अ मिलकर हमारा यह बन रहा है, वो हमारा यण संधि ही है, ठीक है। तो हमारा ई और अ मिलकर हमारा यण संधि बन रहा है, यह बन रहा है, तो हमें तो हमारा जो इसमें उपसर्ग है हमारा अधि उपसर्ग है। इसी तरह 29 में हमारा उन धन 30 है, मतलब कि 30 में एक कम, 29 मतलब 30 में एक कम, उसे हम क्या कहते हैं, 29, ठीक है। हमारा जो उपसर्ग है उन है, तो अध्यक्ष में अधि है उपसर्ग और 29 में उन है, ठीक है। अगला है हमारा उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो हमारी जो उपसर्गों की संख्या होती है वो हमारी 3 होती है। मतलब कि संस्कृत का उपसर्ग होता है या हिंदी का उपसर्ग होता है या उर्दू का उपसर्ग होता है, मतलब 3 उपसर्ग है, संस्कृत का, हिंदी का और उर्दू का, ये 3 उपसर्ग हैं जो हमारे आते हैं, ठीक है। तो 3 हमारी कैसे हो गई, एक संस्कृत का उपसर्ग, एक हिंदी का उपसर्ग और एक उर्दू का उपसर्ग, ठीक है। संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी होती है हमारी 19, वो मैंने पूरा करवा रखा है, 19 हमारी उपसर्गों की संख्या होती है। मैंने बता रखा है अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत या उद, अप, दु या नि या निह, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, ठीक है। ये हमारे कितने हैं, 19 हमारे संस्कृत के उपसर्ग है, ठीक है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में वो जो होती है वो होती है हमारी 10। कौन कौन से होते हैं, अ या अन या अध, उन, ठीक है, औ, दु, नि, बिन, भर, कु और सु, ये हमारे क्या होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग हमारे 10 होते हैं और संस्कृत के भी हमारे 10 होते हैं, ठीक है। सॉरी, संस्कृत हमारे 19 होते हैं और हिंदी हमारे 10 होते हैं। आइए अगले पीपीटी पर, अगले स्लाइड पर। उर्दू उपसर्ग है हमारा, उर्दू उपसर्ग है हमारे 19 हैं। उर्दू में भी उपसर्ग की संख्या कितनी है, 19। देखिए हमारे संस्कृत में भी 19 है, हिंदी में 10 हैं और उर्दू में भी हमारे 19 हैं। कौन कौन से हैं उर्दू में, अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना,
फिल, ब, बद, बर, बा, बिल, बिला, बे, ला, सर, हम, हर। ठीक है, हमारे 19 उपसर्ग हैं उर्दू के। ठीक है, और उर्दू के जो उपसर्ग माने जाते हैं वो अरबी और फारसी से लिए जाते हैं। ठीक है, अरबी और फारसी से लिए जाते हैं उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, देखिए अब एक आता है अनु उपसर्ग का अर्थ है। अनु उपसर्ग का अर्थ है, एक तो हमें पता होना चाहिए कि अनु जो उपसर्ग है वो कौन सी भाषा का है, वह शब्द संस्कृत का है, हिंदी का है या उर्दू का है। तो देखिए मैं बताता हूँ कि अनु जो है हमारा, वो हमारा संस्कृत का उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है पीछे, पीछे, बाद में या साथ, पीछे, बाद में या साथ या समान। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इसका अर्थ होता है अनु का। ठीक है, तो हमारा सु उपसर्ग का अर्थ क्या है, तो सु उपसर्ग कौन सी भाषा से है। देखिए सु ही हमारा हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी होता है। तो हिंदी में जो उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या साथ, और संस्कृत में होता है अच्छा, सुंदर और सहज। ठीक है, ये हमारा संस्कृत का है। ठीक है, ये हमारा संस्कृत का है। और हिंदी में क्या अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ होता है श्रेष्ठ या साथ। ठीक है, अगला है हमारा बा संबंधित है उर्दू उपसर्ग। बा जो है हमारा बी, बा कौन सी भाषा का उपसर्ग है, तो हमारा उर्दू का उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है साथ या अनुसार। बा का मतलब होता है साथ या अनुसार, बा का साथ या अनुसार। ठीक है, ठीक है, अगला है हमारा अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। अध जो है हमारा हिंदी उपसर्ग से है, मतलब अध का अर्थ क्या होता है, अध का अर्थ होता है आधे या अपूर्ण। जो आधा हो उसे हम अध कहते हैं या उसे अपूर्ण। ठीक है, अध, अपूर्ण या आधा। ठीक है, अगला है हमारा लुटेरा ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय बताइए। लुटेरा में और ठकुराइन में कौन सा प्रत्यय है। मैंने क्या बताया था कि जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। मतलब एक शब्द होता है, मान लो किसी के साथ एक शब्द जुड़ गया, जैसे बचपन। ठीक है, बचपन, तो अंत में क्या जुड़ता है, पन, तो हमारा क्या है वो प्रत्यय। ठीक है, जो अंत में जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, जो शुरू में जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि लुटेरा और ठकुराइन में कौन सा प्रत्यय है बताइए। तो लुटेरा में है हमारा एरा। ठीक है, लुटेरा में है हमारा एरा प्रत्यय, और ठकुराइन में हमारा है आइन। ठीक है, आइन, ठकुराइन, आइन। ठीक है, ठीक है, जैसे मिश्राइन। ठीक है, मिश्रा का मिश्राइन हो जाता है ना, इसी तरह ठाकुर का ठकुराइन। ठीक है, तो अगला है हमारा जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे हैं, कौन से प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय। ठीक है, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्द जो धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। यहाँ धातु का अर्थ क्या होता है, जैसे शब्द रूप होता है ना, शब्द रूप होता है। जैसे हमारा एक होता है संस्कृत में होता है, हमारा होता है धातु। जैसे बालक, बालकस्य, बालको, ये सब जो हमारे होते हैं धातु होते हैं। ठीक है, अगर उनके साथ जैसे हम कोई क्रिया है, जैसे पढ़ना, पढ़ने वाला, ये हमारा इसमें क्या कृत है, ये भी हमारा पढ़ने वाला। ठीक है, हमारा हो गया राखनहार, पालनहार, मरणहार, चलाऊ, खाऊ, कमाऊ, बढ़िया, घटिया। ठीक है, हमारा वो क्या होते हैं, धातु के साथ जुड़े हुए प्रत्यय होते हैं। ठीक है, धातु के साथ जुड़े हुए प्रत्यय होते हैं, जैसे लिखावट, राखनहारा। ठीक है, घटिया। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, देखिए अगला है हमारा जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, कृतवाचक कृदंत कहते हैं। जिन प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता को बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, कृतवाचक कृदंत कहते हैं। कर्ता मतलब जिस पर कार्य होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कृतवाचक कृदंत। ठीक है, अगला है हमारा नए शब्द बनाते हैं वे हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जो नए शब्द बनते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जैसे जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के शब्द में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में कुछ शब्द जुड़ गया, उसमें मतलब प्रत्यय जुड़ गया और वो जो उसी शब्द का नया शब्द बना दिया उसे हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। जैसे सुनार। ठीक है, सुनार, लुहार, मुखिया। ठीक है,
मछुआ, गेरुआ, ठीक है, ये हमारा क्या टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, दूध वाला, पनिहारा, मनिहारा, खजांची, एलची, बावर्ची, सारे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में शब्द जुड़ जाते हैं प्रत्यय, और वे शब्द जो बनते हैं उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अगला है हमारा जिससे समता का बोध होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जिससे समता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, सादृश्य, सादृश्य वाचक तद्धित, सादृश्य वाचक तद्धित। जिस तरह देखिए हम तरह से बता, इसका मैं एग्जाम्पल बताऊं, जैसे अगर हम किसी की तुलना करते हैं, जैसे पीला सा, अगर हमने किसी चीज हमें कुछ लगा, जैसे ये पीले रंग का है तो हम क्या कहते हैं, यह पीला सा लग रहा है। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं नीला सा, काला सा, सुनहरा, रुपहरा, मतलब कि वो उसके बारे में पूरा ना होकर सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा तुलना बताता है कि हाँ उसकी तरह हो सकता है, पीला सा, हरा सा, नीला सा, ये हमारा क्या होता है, जैसे सुनहरा, रुपहरा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, सदृश्यवाचक होते हैं, सदृश्यवाचक होते हैं, उसके समानता के बराबर था कि हाँ उस जैसा हो सकता है, लेकिन पूरा एग्जैक्ट उसके बारे में नहीं कहता। ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं, सदृश्यवाचक तद्धित। ठीक है, अगला है हमारा उपसर्गों के उन नाम हैं, सद्य अन्य नाम, मतलब उपसर्ग के अन्य नाम क्या है, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम आदि प्रत्यय, मतलब जो अंत में मतलब शुरू में लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग शुरू में लगते हैं तो आदि प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, जिन्हें जोड़कर एक नए शब्द का व्युत्पत्ति होता है, मतलब उत्पत्ति होती है, उन्हें कहते हैं व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय। ठीक है, अगला हमारा रचनात्मक प्रत्यय, रचनात्मक जिन्हें जोड़कर एक रचना की जाती है शब्दों की, तो उसे हम रचनात्मक प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, एक इसमें शब्द हैं बचपन, गर्मी, गरीबी और दिखावा। ये जो है हमारा कौन से प्रत्यय से जुड़कर बने हैं, कौन से प्रत्यय से बनकर जुड़े हैं, भाववाचक तद्धित। जैसे बचपन, ठीक है, ये एक भाव है, बचपन एक, देखिए मैंने बताया था भाव के बारे में कि भाव वे होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं। हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसे महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं। तो देखिए हम बचपन को देख तो नहीं सकते कि हाँ बचपन कैसा है, रूप रंग कैसा है बचपन का, नहीं है, पर हम महसूस कर सकते हैं। कोई बालक छोटा है तो हम बचपन कहते हैं, उसे बचपना है। गर्मी को हम छू नहीं सकते, गर्मी बढ़ती है तो पसीना आता है, महसूस होता है गर्मी बढ़ गई है। इसी तरह गरीबी, पैसा नहीं है, धन नहीं है तो गरीबी है, तो हमारा भाववाचक है। दिखावा कोई करता है तो देखिए दिखावा दिखता तो नहीं है, लेकिन हम महसूस होता है, कोई गरीब है फिर भी अपना दिखा रहा है कि भैया कर्जे में गाड़ी ले आया। एक गरीब इंसान है, वो गरीबी होते हुए भी एक बड़ी सी बाइक ले आया, लाखों की बाइक ले आया। मान लो एक लड़का है, गर्लफ्रेंड संभालने की औकात नहीं है, अब उसने गर्लफ्रेंड बना ली, करोड़पति। अब महीने के अंत में वो मांगती है हमें चाहिए गुची और पूची का जूते, और हम उनसे तो 500 रुपये की टी शर्ट भी दो खरीदता है, वो 500 रुपये में भी 2 टी शर्ट लेता है, और इन्हें चाहिए गुची। बस उसकी हवा निकल जाती है, बस उसके बाद में पूछी ना क्या कहो। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, भाववाचक। तो मतलब कि जो दिखावा करते हैं वो हमारा भाववाचक है। हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। वो गरीब होते हुए भी पैसा ज़्यादा खर्च करता है, मतलब दिखावा करता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वो भाववाचक। ठीक है, मतलब कि जो हमें जो भाव शब्द से, मतलब कि भाव हो, शब्दों में भाव उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक तद्धित। ठीक है, एक है मानव, दानव और यादव। मानव, दानव और यादव ये कौन से प्रत्यय हैं, तो ये हमारे अपत्यवाचक या संबंधवाचक तद्धित हैं। ठीक है, संबंधवाचक या अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, ये क्या होता है अभी बताते हैं हम। देखिए अपत्यवाचक या संबंधवाचक प्रत्यय क्या होते हैं, अ, ई, एय या आयन के योग से कुछ शब्द बनते हैं। ये प्रत्यय भी सभी शब्द के प्रथम स्वर में इक प्रत्यय की तरह ही इस प्रकार परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आ में बदल जाता है, ठीक है, ए बड़े ए में बदल जाता है, ऊ और बड़ा ऊ या औ में बदल जाता है। ठीक है, मतलब ये इसके दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, दीर्घ हो जाते हैं, मतलब जैसे ओ का औ हो गया, या औ का भी, मतलब कि ऊ जो होता है हमारा बड़ा ऊ होता है, उसका भी औ हो जाता है, और ई या बड़ी ई या ए उसका हो जाता है आई हो जाता है, और अ का आ हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना क्या होता है। तो हमारा मानव, दानव और यादव जो हमारा होता है, हमारा क्या होता है, अपत्यवाचक या संबंधवाचक तद्धित। ठीक है, अगला है हमारा पढ़ने वाला, दिखने वाला, देखने वाला, दिखने वाला, लड़ाका या लड़ाकू। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कृत्यवाचक कहते हैं। ये हमारा कृतवाचक है, कृतवाचक। ठीक है, ये हमारा कृतवाचक है, मतलब कि जिसमें कर्ता का प्रतीत हो, मतलब पढ़ने वाला
पढ़ने वाला है, दिखने वाला है, लड़ाकू है, ये हमारा क्या होगा हमारा कृत्यवाचक प्रत्यय। ठीक है। अगला है हमारा सुनार, लोहार, कहार, चमार, मसालची, ये भी हमारा क्या है, कृतवाचक तद्धित। जहाँ कर्ता प्रतीत होता है उसे हम क्या कहते हैं, कृतवाचक तद्धित। ठीक है। अगला है हमारा मिलनसार, इकसार, चालबाज, मेजपोज। ठीक है। में क्रम से प्रत्यय बताइए, इसमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है, आखिरी शब्द मिलन, तो इसमें क्या हो गया, सार, इक सार, चाल बाज, मेज पोस। ठीक है। इस तरह ये हमारे क्या हो गए प्रत्यय हो गए, सार, बाज और पोस। ठीक है। अर्थानुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, देखिए 8 जो अर्थों के अनुसार होते हैं वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, विधानार्थक, निषेधार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है, संदेहार्थक वाक्य है और संकेतक वाक्य और विस्मय बोधक वाक्य है। देखिए विधानार्थक वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, मतलब किसी के कुछ भी होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विधानार्थक वाक्य। ठीक है। इसका मैंने एक्सरसाइज भी करवाया था अपनी वीडियो में, एक्सरसाइज भी करवाया था, जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। जैसे मैंने इसका एग्जांपल बताया था कि मैंने क्या बताया था, हाँ, किशन लाल और रमेश चंद्र परीक्षा देने चले गए। ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ हुआ तो हम उसे क्या कहेंगे, विधान अर्थक। निषेधार्थक क्या होता है, जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा हो, मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता, या मैं काम नहीं करना चाहता, या मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता, या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहता, या तुम नहीं पढ़ाना चाहते, क्या होगा, वो निषेध अर्थक वाक्य होगा। ठीक है। अगला हमारा आज्ञार्थक वाक्य, मतलब जहाँ पता चले कि कोई आज्ञा दे रहा हो या उपदेश दे रहा हो या आदेश दे रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उपदेश आज्ञार्थक वाक्य। जैसे जाओ खाना लेकर आओ, गेट आउट माई क्लास, मेरी क्लास से बाहर जाओ, ये हमारे क्या होते हैं हमारे आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है। अगला होता है हमारा प्रश्नार्थक, मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए, वह कौन है, उसका नाम क्या है, हमारा क्या होगा, प्रश्नार्थक वाक्य। अगला है हमारा इच्छार्थक, जिस वाक्य में इच्छा या आशीष के बोध हो, इच्छा या आशीष के भाव का बोध हो, जहाँ इच्छा हो मतलब कुछ चाहता हो, या आशीष या मतलब कि आशीर्वाद देता हो, जैसे दीर्घायु हो, भगवान धनवान बनो, ये सब जो हमारा क्या होते हैं, इच्छार्थक। ठीक है। अगला होता है हमारा संदेहार्थक, मतलब जैसे किसी चीज़ को संदेह करना, हमें नहीं पता कि वो काम क्या हुआ है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ अंदाजा लगाते हैं। जैसे तुम पढ़ रहे होगे, मुझे नहीं पता तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पर वीडियो देख रहे हो तो तुम पढ़ रहे होगे। ठीक है। मैं पढ़ा रहूँगा, अब देखिए मैं दिल से पढ़ा रहूँगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई वैसे अंदाजा मारता है या तुक मारता है तो हम क्या कहते हैं, संदेह वाक्य। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे भूल चुकी होगी, या मेरी एक्स मुझे भूल चुकी होगी, ये सब हमारा क्या होगा, संदेहार्थक वाक्य। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि वो उससे किसी और से पढ़ चुकी होगी। ठीक है। वो किसी और से पढ़ चुकी होगी, क्योंकि तुम्हारी शक्ल है ही नहीं ऐसी, क्योंकि तुम तो बेवकूफ़ हो। ठीक है। क्योंकि पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ोगे तो अच्छे नंबर लाओगे तो मतलब सिलेक्शन होगा तो लड़कियाँ आगे पीछे भागेंगी, तो सिलेक्शन के पीछे भागो, लड़के पीछे मत भागो। सिलेक्शन होते ही ये सारी लड़कियाँ तुम भाग के तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। ठीक है। तो चाउमीन के चक्कर में मत रहो, एक अच्छी शाही पनीर पटाओ, नौकरी पाओ, बस लाइफ सेट। ठीक है। अगला हमारा, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, तो क्या होते हैं, विधानार्थक वाक्य है। ठीक है। जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाग हो उसे प्रश्नार्थक। ठीक है। जिस वाक्य में संकेत का अर्थ हो, संकेतार्थक। अच्छा देखिए, मैंने एक चीज़ भूल गया कि मैंने संकेतार्थक बता दिया, संकेतार्थक नहीं बताया था, और मैंने विस्मय बोधक नहीं बताया था। देखिए संकेतार्थक वे होते हैं जिसमें संकेत दिया जाए कि अगर तुम वो करोगे तो मैं वो करूँगा। जैसे तुम मुझे खाना दोगे तो मैं खाना खाऊंगा, तुम मुझे खाना दोगे तो मैं खाना खाऊंगा। जैसे अभी वैलेंटाइन डे चला था, तो अब कह रही है, अब देखिए 14 फरवरी क्या होगा कि तुम अगर मुझे देते तो मैं करती। ठीक है। या ऐसा होता अगर ऐसा होता कि अगर देखिए कि जैसे किस डे में हो गया, तुम अगर मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं तुम्हें किस डे पर किस दूंगी। ठीक है। अगर तुम मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं तुम्हें किस दूंगी। ठीक है। तो वो हमारा हो गया वैलेंटाइन डे के ऊपर हमारा एग्जाम्पल। ठीक है। तो हमारा वो हो गया संकेतार्थक, मतलब कि हमें संकेत दे रहा है कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगी या करूंगा। ठीक है। हमारा क्या होगा, संकेतार्थक। अगला है हमारा, वह क्या सुंदर दृश्य है, वह क्या सुंदर दृश्य है। ये कैसा वाक्य है, विस्मयबोधक, मतलब कि अचानक से कोई अलग एक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे आहा वाह क्या बात है। अब देखिए गर्लफ्रेंड को चॉकलेट मिलते क्या हुआ, उसने वाह यार तुमने चॉकलेट दे दी, अब खुशी में तुम्हें किस दे देगी, वो हमारा क्या हुआ, विस्मय बोधक। ठीक है। विस्मय बोधक। या तुमने टेडी डे के दिन तुमने आप उसे दे दिया बहुत बड़ा टेडी,
ठीक है, क्या टेडी दे दिया। अब वही लड़की जाके टेडी को कूड़े में फेंक देगी, और लड़का जब उस कूड़े में देखेगा क्या ये मेरा टेडी कहाँ फेंक दिया, तब उसे गुस्सा आएगा, अरे या फिर क्या आएगा दिमाग में, अरे यार क्या कर दिया मैंने। फिर वो भी हमारा क्या हो, विस्मय बोधक। ठीक है, और एक हमने एक कंडीशन ले ली। देखिए दो दोस्त हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दो दोस्त हैं, वो एक दोस्त को टेडी बियर लेना था। अब वो एक दुकान पर दुकान पर गए और उन्होंने एक महंगा सा टेडी बियर लिया। कितने, मतलब मान लो 4,000 का एक टेडी बियर लिया। ठीक है, उसने एक टेडी बियर लिया 4,000 का। अब उसने खरीद लिया और वो उस दोस्त ने अपने गर्लफ्रेंड को दे दिया। अब दोनों अपने अपने घर चले गए। ठीक है, अपने अपने घर चले गए। अब जब घर जाता है वो लड़का जो साथ गया था, अब उसे क्या दिखता है कि वो टेडी बियर उसके घर में दिखता है, और उसकी एक छोटी बहन भी होती है। आय हाय हाय। फिर जो उसके दिमाग में विस्मय उत्पन्न होते हैं उसे हम विस्मय बोधक कहते हैं। जो क्रोध से अरे ये तूने क्या कर दिया, मतलब वो जो होता है वो हमारा विस्मय बोधक होता है। ठीक है, वो हमारा विस्मय बोधक होता है। ठीक है, मतलब अचानक से कोई भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विस्मय बोधक। अचानक से कुछ हो जाए, अचानक, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, आह वाह वाह, ये सब प्राणी में होते हैं। ठीक है, अचानक से कुछ चीज़ देख लिया, बड़ी चीज़ आप बताओ, तो एकदम अलग से कुछ एक्सप्रेशन आते हैं ना, भाव उत्पन्न होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, विस्मय बोधक। ठीक है, अगला हमारा वाक्य के प्रमुख खंड। वाक्य के प्रमुख खंड क्या होते हैं, दो बताए हैं मैंने, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, और जो बात की जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, और विधेय को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, उद्देश्य और विधेय समझ के ना, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब कि जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक गर्लफ्रेंड थी, उसे टेडी बियर मिला, उसकी गर्लफ्रेंड को टेडी बियर मिला, तो उसकी गर्लफ्रेंड क्या होगी, सब्जेक्ट, उसकी गर्लफ्रेंड क्या होगी, उद्देश्य, सब्जेक्ट, और जो उसे मिला टेडी बियर मिला वो क्या हो गया, हमारा विधेय। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम कहते हैं उद्देश्य, और जो बात की जाती है उसे हम कहते हैं विधेय। ठीक है, अगला हमारा रचनानुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, साधारण, संयुक्त और मिश्रित। देखिए साधारण वाक्य वे होते हैं जब सिंपल सा वाक्य हो। साधारण वाक्य हो मतलब जैसे तुम खाना खा रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो हमारा क्या है, साधारण वाक्य है। ठीक है, ये हमारा क्या है, साधारण वाक्य है। अब दो वाक्य, अब देखिए, अब ये एक हमारा साधारण वाक्य है। जब दो वाक्य मिल जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य है। जैसे तुम पढ़ रहे थे और मैं पढ़ा रहा था, तुम पढ़ रहे थे और मैं पढ़ा रहा था, या ऐसे कह लो कि मैं पढ़ा रहा था इसलिए तुम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला है हमारा मिश्रित वाक्य। देखिए मिश्रित वाक्य में क्या होता है, देखिए संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य जो जुड़ते हैं दोनों अपने मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन मिश्रित में क्या होता है, एक तो दूसरे पर निर्भर होता है, दूसरा स्वतंत्र होता है। एक निर्भर होता है, एक स्वतंत्र होता है। मतलब क्योंकि अगर स्वतंत्र वाला हट जाए तो जो निर्भर वाला होता है उसकी कोई बात अधूरी रह जाएगी। जैसे मैंने बताया कि एक दोस्त ने उसकी बहन को गर्लफ्रेंड मतलब अपनी बहन को अपने दोस्त की बहन को टेडी बियर दिया, और वो दोस्त अपने घर गया। अब उसने टेडी बियर देखा कहाँ, अपने घर में, वही सेम टेडी बियर उसने अपने घर पर देखा। और जब उसने घर पर देखा उसने क्या कहा होगा, मालूम पड़ता है कि ठीक है, मालूम पड़ता है हमारा एक अधूरा वाक्य है, मतलब वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। अब जैसे ही मैंने की जोड़ा तो मतलब एक और मुझे वाक्य चाहिए जो उस पूरे वाक्य को परिभाषित करे या एक्सप्लेन करे। ठीक है, तो जैसे उस लड़के ने क्या कहा होगा अपनी बहन के बारे में कि मालूम पड़ता है कि ये मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, या मतलब कि इसका बॉयफ्रेंड, मेरी बहन का बॉयफ्रेंड मेरा दोस्त ही है। मालूम पड़ता है कि मेरी बहन का बॉयफ्रेंड मेरा दोस्त है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, मिश्रित है, वो निर्भर है। जैसे मैंने बोल दिया मुझे मालूम पड़ता है, ठीक है, या ऐसा हमने कहते हैं जो मेहनत करता है वो फल पाता है। ठीक है, मतलब कि एक वाक्य है वो दूसरे पर निर्भर है। अगर जो स्वतंत्र है उसे हटा दिया जाए तो जो निर्भर है उसकी कोई मतलब कि उसकी कोई उपस्थिति नहीं रह जाए, मतलब कि ऐसा ही वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है हमारा, पूजा गाना गा रही है, यह कैसा वाक्य है। पूजा गाना गा रही है कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। मैंने बताया जो एक सिंपल सा एक सेंटेंस हो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। ठीक है, पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, तो क्या होता है, वो संयुक्त वाक्य। मैंने क्या बताया, जब और से जुड़ जाए या इसलिए जुड़ जाए या किंतु जुड़ जाए वो में क्या होगा हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है,
अगला हमारा जो मोबाइल मेज पर रखी है, जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है। ठीक है, तो देखिए जो मोबाइल मेज पर रखी है वो क्या हमारा, जो मोबाइल मेज पर रखी है। ठीक है, ये हमारा अधूरा है। अगर हमें इससे पूरा परिभाषित करना तो एक वाक्य और जोड़ना पड़ेगा। देखिए जो वाक्य मेज पर रखी है, अगर मैं आपसे कहूँ जो मोबाइल मेज पर रखी है, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ तो अधूरा है। अब चाहिए उसके बाद क्या कहना चाहते हो, आगे कहना क्या चाहते हो, अरे भाई कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो मतलब अब उस पर डिपेंड कर रहा है कि एक वाक्य और चाहिए, वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है। ठीक है, तो हमारा पूरा वाक्य हो गया। तो ये तो हमारा हो गया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, ये जो हमारा है वो हमारा मिश्रित वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। और इसमें जो पूछा है वो ये पूछा है जो मोबाइल मेज पर रखी है, वो हमारा क्या है, विशेषण उपवाक्य। जो हमारा ये है, ये हमारा विशेषण उपवाक्य है, जो मोबाइल मेज पर रखी है हमारा विशेषण उपवाक्य है। पूरे की बात करें तो हमारा मिश्रित वाक्य है। ठीक है, अगला है हमारा जो, जब, कि, इसलिए, पर, और, तथा सब जो मिलते हैं वो संयोजक शब्द है। मतलब कि इन शब्दों के जुड़ने, मतलब कि दो वाक्य जब इन शब्दों से जुड़ेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जब दो वाक्य इन शब्दों से जुड़ेंगे, जो, जब, कि, इसलिए, पर, और, तथा, ये जो हमारे जुड़ेंगे, इनसे जुड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, वो संयुक्त वाक्य होगा। और ये जो हमारे शब्द कहलाते हैं वो हमारे संयोजक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। ये हमारा कौन शब्द है, विकारी शब्द है। मैंने अभी बताया था कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये हमारे विकारी शब्द है। और मैंने अविकारी भी बताया था, क्रिया विशेषण समूचा बोधक में सारे बताया था वो हमारा अविकारी है। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये हमारा विकारी शब्द है। ठीक है, अगला है हमारा समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक हमारे कौन सा है, अविकारी है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अगला है हमारा शब्द भाषा की कैसी इकाई है, शब्द भाषा की कैसी इकाई है, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। मतलब शब्द का एक अर्थ होता है और पूरा स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो हमारा स्वतंत्र और सार्थक इकाई है कौन, शब्द। ठीक है, अगला हमारा सामान्यतः शब्द कितने प्रकार होते हैं। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक। सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, सार्थक या निरर्थक। एक या तो उसका अर्थ होगा या उसका अर्थ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम 10 प्रश्न लाए हैं, 10 प्रश्न लाए हैं आपके लिए जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अभी तक पूछे भी जा चुके हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। ठीक है, और आगे भी मैं 50 प्रश्न ऐसे लाऊंगा जो आपके लिए परीक्षा में आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और पुरानी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ऐसे मैं 50 प्रश्न और लाऊंगा, उसकी एक अलग सी वीडियो बनेगी। ठीक है, तो उसे भी देखना है। अगर आप लेट देख रहे हैं, अगर ये इस वीडियो को डले हुए बहुत दिन हो चुके हैं और आप आज देख रहे हैं तो वो वीडियो डल चुकी होगी। तो जिसे वो वीडियो देखनी है वो प्लेलिस्ट में चेक कर ले और देख ले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट इसमें 10 प्रश्न हैं और 50 प्रश्न और दिए जाएंगे। तो वो 50 से 60 भी हो सकते हैं, जैसे उसकी संख्या होगी हम उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो और कम तो नहीं करेंगे, क्योंकि इतने प्रश्न तो होने ही चाहिए, क्योंकि इतने प्रश्न तो पूछे जाते हैं। अगर इतनी भी वैरायटी नहीं हुई तो हमारा क्या फ़ायदा। ठीक है, तो वो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो अलग अलग पूछे जाते हैं, तो हम 50 से 60 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है सदाचार में उपसर्ग बताइए। सदाचार में उपसर्ग बताइए। तो देखिए सदाचार में उपसर्ग जो जुड़ा है हमारा सत जुड़ा है। सत धन आचार होता है तो हमारा क्या हो जाता है, सदाचार हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा अतियुक्ति, अति धन उक्ति। ठीक है, तो अति युक्ति, ठीक है, अति धन उक्ति हो जाएगा तो अतियुक्ति हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो है अति उपसर्ग है। ठीक है, अति हमारा उपसर्ग है। ठीक है, अगला है हमारा समादर, समादर व संरक्षण में उपसर्ग बताइए। सम आदर में, समादर में और संरक्षण में उपसर्ग बताइए। देखिए समादर में जो हमारा और संरक्षण में जो हमारा सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। ठीक है, अगला है हमारा प्रत्युपकार, प्रत्युपकार या प्रतिदिन या प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति। ठीक है, ये भी आसान है, प्रतिधन उपकार। ठीक है, यहाँ प्रतिधन, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रति उपसर्ग है। ठीक है, अगला है हमारा अध्यक्ष व अधिष्ठता, अध्यक्ष व अधिष्ठता, अधिष्ठाता, अध्यक्ष व अधिष्ठाता। ठीक है, अधिष्ठाता। ठीक है, इसमें हमें बताना है उपसर्ग, इसमें हमें उपसर्ग बताना है। तो हमारा इसमें क्या होगा, अधि। ठीक है, अधि हमारा क्या होगा, इसमें उपसर्ग होगा, अधि हमारा उपसर्ग होगा। अधिष्ठाता,
अधिष्ठाता और अध्यक्ष में हमारा अधि उपसर्ग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख और अभियान, इन सभी में जो हमारा उपसर्ग है वो हमारा कौन सा उपसर्ग है हमारा, तो अधि। इसमें तो अधि है हमारा, और इसमें हमारा है अभि, हमारा इसमें अभि उपसर्ग है। ठीक है, अभि हमारा उपसर्ग है। ठीक है, तो अगला है हमारा, नि, परि, उन उपसर्गों से संबंधित शब्द बताइए। ठीक है, नि, परि और उन से संबंधित हमारा शब्द बताइए। तो देखिए, निबंध में हमारा नि है, परिजन में हमारा परि है, 29 में हमारा उन है। ठीक है, तो 29 परिजन और निबंध हमारा 7वें का उत्तर है। ठीक है, अगला है हमारा, अति उपसर्ग का अर्थ बताइए। अति का अर्थ बताइए। देखिए, मैंने अति का अर्थ बताया है कि अति का अर्थ होता है अधिक। अति का जो अर्थ होता है वो होता है अधिक। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। ठीक है ना, नहीं है, आगे जुड़ा हुआ है नहीं, इसे ध्यान से देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो हमारा ए है, समवाय। समवाय जो हमारा, इसमें उर्दू या फारसी नहीं है। हम सफ़र में भी है, नाकाम में भी है, बेधड़क में भी है, लेकिन समकाय में नहीं है। समवाय, समवाय में नहीं है। ठीक है, तो हमारा ए उत्तर सही है। ठीक है, अगला है हमारा, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। जिसमें हिंदी उपसर्ग नहीं है वो शब्द बताना है। तो बताइए कौन सा है। नहीं है, हमें ये भी ध्यान रखना है, नहीं है। तो हमारा जो है हमारा उपमा है। उपमा जो है हमारा, इसमें हिंदी उपसर्ग नहीं है, बल्कि इसमें संस्कृत का है शब्द, इसमें संस्कृत का है शब्द। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी, सबको समझ में भी आया होगा। तो जिसको समझ में आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसको समझ में नहीं आया है, जिसको पसंद नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना है, तो जिसको समझ में आता है वो ढंग से ध्यान से पढ़िए। और धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल।